आपको टेस्ट देते समय भी पता होना चाहिए कि आप कंफर्म होके मार रहे हो कि गेस मार रहे हो। और ये सब याद नहीं रहता, नेवर ट्रस्ट योर मेमोरी। मैं जब एग्जाम देता था तो जैसे कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ABCD, मैंने क्वेश्चन पढ़ा और मुझे इसका आंसर 100% कंफर्म है कि इसका आंसर बी है, तो मैंने बी पे गोला लगाया और इसके आगे मैंने एक निशान बना दिया ऐसे करके स्टार। तो मैंने मेरे अपने कोड थे कि अगर मैंने इसमें ये निशान बनाया मतलब मैंने कंफर्म होके मारा है। तो मैं सिंपल निशान की एक बार डॉट लगाता था, इसमें मैंने डॉट लगाया तो मैंने कंफर्म होके मारा है क्वेश्चन। एक बार मैं क्वेश्चन नंबर को घेर देता था, जिसको मैंने घेर दिया मतलब मुझे डाउट था, है ना, मैं इसमें तो एक में जो है मैं क्रॉस करता था क्वेश्चन, मतलब मैंने भगवान का नाम लेके मारा है, देखता हूँ सही होगा कि नहीं। तो ये और ये भी एनालिसिस होती थी कि मैंने कितने क्वेश्चंस कंफर्म, 100 क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट किए तो कितने क्वेश्चंस मैंने कंफर्म होके किए, कितने क्वेश्चन में मुझे डाउट था, कितने क्वेश्चन मैंने आंख मूंद के गेस मारा। मैं आईएएस का एग्जाम जब मैं देता था उसकी बस स्टोरी बताता हूँ। अब मेरे देने के बाद से आईएएस के एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है। जब मैंने जब लास्ट एग्जाम दिया था उसके बाद से ही उसके अगले साल से पैटर्न चेंज हुआ। तब जीएस होता था, 2 ऑप्शनल पेपर होते थे, ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2 और ऐसे होता था। और मेरे एग्जाम देने के अगले साल से ही ये ऑप्शनल 1 2 की जगह एक ऑप्शनल हो गया है। और जीएस के तब मेरे टाइम पे 2 पेपर होते थे, अब मैं उसमें 4 हो गए हैं। इसके 2 होते थे, इसके 2 होते थे और एक ऐसे होता था, और इसके अलावा इंग्लिश हिंदी होता था। मेरी स्ट्रेटजी, मेरा फर्स्ट ऑप्शनल जो है वो सोशियोलॉजी था, सेकेंड ऑप्शनल जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये ऑप्शनल ही चूज करने की बात पे मैं आ रहा हूं। जैसे ऑनेस्टी की बात जो मैंने करी, अपनी औकात समझने वाली। मैं आईआईटी कानपुर से पढ़ा हुआ था, इंजीनियर था और मेरे को कॉन्फिडेंस होना चाहिए था साइंस के सब्जेक्ट में। जब मैं एग्जाम की तैयारी करने गया तो मेरे कॉलेज के और जो मुझसे कॉलेज में जो मुझसे तेज थे, जो मुझसे बेटर थे, उनको मैं देख रहा था कि वो तीसरा अटेम्प्ट दे रहे हैं। कोई फिजिक्स मैथ से दे रहा है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर केमिस्ट्री से दे रहा है। तो मैंने फिजिक्स मैथ का सिलेबस भी पढ़ना जरूरी नहीं समझा। मैंने ऑनेस्टी से कहा कि ये लड़का कॉलेज में मेरा बाप था, इसका नहीं हो रहा है फिजिक्स मैथ से, तो मेरा क्या होगा। तो मैंने फिजिक्स मैथ छोड़ दिया ऑनेस्टी के साथ कि जब मैं बड़ी मुश्किल से तो आईआईटी निकाला है, रोते पीटते किसी तरह से आईआईटी 4 साल की डिग्री पास की है, तो साइंस से तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैंने तुरंत सरेंडर कर दिया कि जब मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग को इतना टाइम लग रहा है, इसका मतलब मेरी औकात से तो ज्यादा है। ये ईमानदारी जो है, ये पहला ट्रेड है सफल लोगों का, कि अपनी औकात मान लेना कि ये मेरे बस का नहीं। मैंने कहा किससे आसानी से सिलेक्शन हो जाता है ये मार्केट में पता करते हैं। तो फिर किसी ने बताया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे 8-10 ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट। हमने कहा हम तो ह्यूमैनिटीज वाले हैं नहीं, तो साइंस वाले हैं। तो बोले वो पढ़ लो, पिछले साल के टेस्ट पेपर देख लो, तो उससे समझ में आ जाएगा। और ऐसे ऐसे करते करते मैं अपने इन 2 सब्जेक्ट्स पे मैंने डिसीजन लिया। तो बावजूद इसके कि मैं आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियर था, मैंने साइंस के सब्जेक्ट नहीं लिए, क्योंकि मैंने ऑनेस्टी के साथ एक्सेप्ट कर लिया कि मैं अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर नहीं हूं, मैं एवरेज मैकेनिकल इंजीनियर हूं। और अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से एग्जाम दूंगा तो मुझसे बेहतर बहुत मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं जो मुझसे अच्छा कर ले जाएंगे। लेकिन सोशियोलॉजी में मुझे नहीं मालूम कि मुझसे अच्छे कितने लोग हैं। तो एक नई चीज है, ट्राई करते, हो सकता है कि मैं सोशियोलॉजी में ऊपर के टॉप के 5% में आ सकता हूं। तो मैंने सोशियोलॉजी भी ट्राई करी, साइकोलॉजी भी ट्राई करी, पॉलिटिकल साइंस भी ट्राई करी, और सबको थोड़ा थोड़ा देखने के बाद फाइनली इस पे निर्णय पाया कि इन 2 सब्जेक्ट्स को लेकर मैं चलता हूं, इसमें मेरा स्कोर। इसमें भी किसी का पेपर 1 मेरा अच्छा था, किसी का पेपर 2 अच्छा नहीं था। जीएस में कोई सब्जेक्ट अच्छा था, कोई अच्छा नहीं था। ये एग्जाम के दौरान ये स्ट्रेटजी बनानी पड़ती थी कि मैं किस विषय में अच्छा चल रहा हूं, किस विषय में खराब चल रहा हूं, किस में मेरे नंबर अच्छे आ रहे हैं, किस में नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं। इसके लिए जरूरी था कि आप नियम से टेस्ट देते रहिए। मैंने कोचिंग की क्लासेस भले बीच में एक आध बार छोड़ दी हो, मैंने कभी कोई टेस्ट बंक नहीं किया, कोई टेस्ट नहीं छोड़ा। मैं बार बार टेस्ट पे क्यों फोकस कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो हम जो अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, अब मैं उस पर आता हूं कि हमको कैसे पढ़ाई की अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। हम जब स्ट्रेटजी बनाते हैं तो केवल ये लिखते हैं कि हमको कब कब क्या क्या पढ़ना है, बस। ज्यादातर लोग जो टाइम टेबल बनाते होंगे, कोई ना कोई तो टाइम टेबल बनाते ही होंगे, कहीं लिखते होंगे कि सुबह इतने बजे से इतने बजे तक मैं हिस्ट्री, इतने बजे से इतने बजे तक ज्योग्राफी,
और एक हमारे टाइम टेबल में कभी टेस्ट का कोई शेड्यूल नहीं डालते, अपनी तरफ से तो कभी नहीं डालते। मेरा जो टाइम टेबल मैं बनाता था, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, उसमें मैं सीधा सीधा टाइम टेबल में संडे को ऐसे लिख देता था कि संडे को मैं टेस्ट दूंगा, चाहे कोई टेस्ट ले नहीं ले, तो मैं खुद से, कोई बाजार में इतने तरह के मॉडल टेस्ट पेपर और क्वेश्चन पेपर आ रहे होते हैं, इंटरनेट पे मिल जाते हैं, कोई सा भी टेस्ट, लेकिन मैं संडे को टेस्ट दूंगा। मैं संडे को क्यों टेस्ट देता था? क्योंकि ज्यादातर परीक्षाएं जो हैं वो संडे को टेस्ट लेती है। आज भी संडे है, संडे को सबसे ज्यादा आलस आता है ना। अपना जो शरीर है वो शरीर इस तरह से गढ़ा हुआ है कि वो बॉडी अपने आप को याद दिलाती है आज तो संडे है यार, आज मुझे आज भी सुबह मेरे साथ ये, मैंने कहा यार आज तो संडे है, आज तो छुट्टी का दिन था, ये मैंने क्यों बोल दिया कि मैं लेक्चर लेने जाऊँ, मेरी छुट्टी बर्बाद हो गई। ये आपकी बॉडी कहती है, लेकिन एग्जाम संडे को ही होता है। अगर आपने अपनी बॉडी को आदत डाला रखी है संडे को रेस्ट देने की, टेस्ट की जगह अगर संडे आपका रेस्ट का डे है, तो हर संडे को आपको रेस्ट जैसा फील होगा। जब टेस्ट वाला संडे होगा तो आपकी एनर्जी लेवल बहुत लो होगी, जबकि संडे के दिन आपकी एनर्जी लेवल सबसे हाई होनी चाहिए। बाकी हफ्ते भर आप जो भी करें, एक दिन हफ्ते में, एक दिन हर 6 दिन के बाद एक दिन तो आपको टेस्ट देना ही पड़ेगा। देंगे तब जाके साल भर में आप 52 टेस्ट देंगे, तो आपको 52 बार आपका फीडबैक पता चलेगा कि आपने कैसा किया। नहीं तो आप साल भर पढ़ते रहेंगे उस एक दिन के लिए, है ना। एक और एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि टेस्ट क्यों जरूरी है। एक सवाल पूछूंगा लेकिन उसका जवाब कोई देगा नहीं। यहाँ कितने लोग के बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है? कोई जवाब नहीं आया। ऐसा सन्नाटा कि ये क्या बात कर रहा हो, मैं हमने कभी तो सुना भी नहीं, ये सब क्या बोल रहे हो भाई, ये सब क्या होता है, हम लोग को आइडिया नहीं। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि पूरी क्लास एक साथ झूठ बोल रही है ना, और लोग नहीं बताना चाहते। जिनके भी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हैं, वो क्या एक बार देख के या एक बार मिल के कंफर्म हो जाता है कि इसके साथ पूरी लाइफ गुजार लेंगे? जिन्होंने नहीं बताया, इसका मतलब पिछली बार के सवाल का जवाब उनका हाँ था। एक बार में नहीं होता, है ना। मैं चलो अपनी स्टोरी से बता देता हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड थी, वो गर्लफ्रेंड अभी मेरी वाइफ है, अभी हम हैप्पीली, हमारी एक बेटी है। हमको पहली बार मिलने से लेकर और हमारी शादी होने तक में हमको कई साल लगे। उतने सालों में कितनी बार ब्रेकअप हुआ, फिर पैचअप हुआ। तो ये कैसे कंफर्म होता है कि इससे शादी कर सकते हैं, इसके साथ लाइफ बिता सकते हैं? एक बार में तो नहीं तय होता ना। तो आप क्या करते हो रिलेशनशिप में, क्या करते हो, आप डेट्स पे जाते हो, मिलने जाते हो, है ना, कभी मूवी देखने जाते हो, कभी लेक किनारे जाते हो, कभी चाट पकौड़ी खाने जाते हो। ये क्या होता है? ये सब मॉक टेस्ट होते हैं। आप दोनों व्यक्ति जो है, लड़का और लड़की, एक दूसरे का मॉक टेस्ट ले रहे होते हैं और एक दूसरे को नंबर दे रहे होते हैं। 100% ऑफ द टाइम्स जब लड़का और लड़की डेट से वापस लौटते हैं, तो लौटते ही तुरंत किसी न किसी को फोन करते हैं या मिलके उसको बताते हैं कि डेट कैसी रही। 100% ऑफ द टाइम्स जितने लोग भी किसी लड़के से मिलने गए हों, आंख मूंद करके याद करेंगे तो याद है कि जैसे उससे मिलके लौटी थी तो तुरंत मैंने अपनी सहेली को बताया कि यार वो कैसे कपड़े पहन के आ गया था, ऐसे कौन आता है, कुछ ना कुछ। क्योंकि आप, और लड़कों का दिमाग थोड़ा सा लीनियर चलता है, तो वो उनको इतना पता है कि उसको तो ये लगता है कि वो मिलने आई थी, मतलब बहुत अच्छी लड़की, वो इसी में खुश है। जो भी हो, हम किसी भी इंपॉर्टेंट डिसीजन पे पहुंचने से पहले हम उसके बहुत सारे मॉक करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो हमको पता चलता है कि हम इसके साथ कंफर्टेबल हैं या नहीं, हम इसके साथ और मिलना चाहेंगे या नहीं, राइट। उसी तरह से जब तक कोई एग्जाम की तैयारी है, आप जब तक मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं, बार बार उस एनवायरनमेंट में अपने आप को नहीं रख रहे हैं, तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप एक्चुअल टेस्ट के दिन कैसा करेंगे। जैसे अचानक से, जैसे हमारे सोसाइटी में होता है कि अचानक से पापा मम्मी ने एक लड़का पसंद कर दिया और एकदम से शादी के दिन ही उसके दर्शन हुए और शादी हो गई। उसके बाद तो फिर गैम्बल है कि कैसी चलेगी, ऊपर वाले की मर्जी पे है कि कैसी चलेगी। तो इसीलिए जो यंग जनरेशन है वो प्रेफर करती है कि कोई मिल जाए खुद से, और एक डेडलाइन है कि इस डेट तक अगर खुद से नहीं मिला तो फिर उसके बाद पापा मम्मी किसी को पकड़ा देगी। एग्जाम भी उसी तरह से, दैट इज व्हाई दिस टेस्ट इज लाइक डेट्स। ये आपके एग्जाम एजेंसी के साथ डेट है।
आप हर डेट पे जाते हो और हर उस डेट पे आप भी एग्जाम एजेंसी को चेक करते हो और एग्जाम एजेंसी भी आपको चेक कर रही होती है कि इसके साथ मेरा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है या नहीं। टेक योर मॉक टेस्ट एज अ डेट बिटवीन यू एंड पीएससी। आपके और पीएससी के बीच में एक डेट है जिसमें वो भी देख रहा है कि बाल कैसे बना के आई है और आप भी देख रहे हो कि वो कौन सी शर्ट पहन के आया है, वैसी है ये। तो इसलिए जरूरी है कि आप जब डेट पे जाते हैं ना, या जैसे रिश्ते विश्ते फिक्स कराते हैं, तो किस किस तरह के सवाल पूछते हैं, खाना बना लेती हो, आप पैसे कितने कमा लेते हो, गाड़ी चला लेते हो, वगैरह वगैरह। ऑल दैट इस पे नहीं डिसीजन डिपेंड होना चाहिए। लेकिन क्यों पूछते हैं? क्योंकि इमेजिन करते होते कि बाद में खाना बना लेगी कि नहीं, ये बाद में आदमी गाड़ी चला लेगा कि नहीं। और जो लोग ऐसे स्टूपिड क्वेश्चंस पे डिसीजन लेते हैं उनकी बाद में लाइफ बहुत खराब हो जाती है। इसलिए लेना नहीं है ऐसे सवालों के बेसिस पे डिसीजन। इसको लेना कि तुमको वो समझ पा रही है कि नहीं, तुम उसको समझ पा रहे हो या नहीं, वगैरह वगैरह, है ना। तो खैर मैं रिलेशनशिप पे लेक्चर देने नहीं आया हूं, मैं पीपीसी पे लेक्चर देने आया हूं। मॉक टेस्ट का ये इंपॉर्टेंस है कि हम हर बार हम अपने आप को जज कर सके कि मेरी इस टेस्ट बॉडी के साथ क्या रिलेशनशिप डेवलप हो पाएगी, क्या ये टेस्ट बॉडी मुझे सिलेक्ट करेगी जब मैं एक्चुअल टेस्ट देने के लिए आऊंगा। इसलिए हर टेस्ट, हर मॉक टेस्ट एक्चुअल टेस्ट इन्वायरमेंट में देना बहुत जरूरी है। जैसे एक्चुअल टेस्ट होगा उसी इन्वायरमेंट में मैं दूं, और उसके बाद टेस्ट की एनालिसिस भी उसी तरह से जरूरी है। तो जब आप लोग स्ट्रेटजी बनाएं तो पहले तो मैं चाहूंगा कि स्ट्रेटजी में एक दिन कम से कम एवरी वीक एक दिन टेस्ट के लिए दें। जरूरी नहीं कि वो टेस्ट आप किसी टेस्ट सेंटर में दें, किसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, आप भले अपने घर पे बैठ के दें, लेकिन एक टेस्ट दें। आप कोई भी बुक उठाते होंगे, प्रतियोगिता दर्पण में भी टेस्ट सीरीज आती हैं, है ना, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू में भी सैंपल टेस्ट पेपर्स आते हैं, कई तरह के टेस्ट पेपर्स आते हैं। इंटरनेट पे तो मुझे लगता है विजन आईए से लेके वाजीराम और श्रीराम और कौटिल्य सबके ही बहुत सारे सैंपल टेस्ट और टेस्ट पेपर्स आते रहते हैं। देना चाहिए। इसलिए नहीं देना चाहिए कि सब कह रहे हैं, इसलिए कि मुझे पता चले कि मैं कितना अच्छा या कितना खराब कर सकता हूँ। आई वुड स्पेंड अनदर 15 मिनट्स की टेस्ट कैसे देना चाहिए, और टेस्ट के बाद हमको क्या एनालिसिस करनी चाहिए। क्योंकि मेरे पास 1 घंटे का टाइम है, तो मैं कोई टॉपिक तो पढ़ा नहीं पाऊंगा, लेकिन आपको केवल रास्ता बता सकता हूँ। टेस्ट जो है, क्योंकि हमने शुरू में बात करी कि हम ये परीक्षा देने के लिए आए हैं, हम कुछ सीखने के लिए नहीं आए, तो हम उस परीक्षा को समझते हैं, है ना। ये जो परीक्षा है, ये परीक्षा आपके शरीर का कौन कौन सा हिस्सा ये परीक्षा दे रहा होता है? दिमाग और हाथ और आंखें, है ना, कान, और भी कुछ हिस्से हैं जो आपको पता नहीं है कि वो बहुत परेशान करेंगे। आपकी कमर, गर्दन। तो जब आप परीक्षा दोगे तो आप देखो कि आपका पूरा शरीर और पूरा दिमाग, परीक्षा में आपको पूरा शरीर और पूरा दिमाग लगता है। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे आप देख रहे हो, मुझे हर थोड़ी देर में पानी पीने की आदत है। थोड़ी देर बात करता हूं, फिर मैं पानी पीता हूं। अगर मुझे 3 घंटे का एग्जाम देना हो और मेरे पास पानी की बोतल नहीं हो तो मैं एग्जाम ही नहीं दे पाऊंगा। तो ये तो कब पता चलता है? जब 3 घंटे का टेस्ट देते हैं, तब पता चलता है कि अरे यार, वो थोड़ी देर बाद गला सूख रहा है। तो आदत बन गई टेस्ट देते देते कि पानी की आधे लीटर की बोतल साथ में लेके, आधे लीटर क्योंकि 1 लीटर वाली भारी हो जाती है और फिर आधी खत्म होती है। तो ये भी कैलिब्रेट कर लिया कि आधे लीटर पानी में 3 घंटे का टेस्ट मेरा चल जाता है, तो आधे लीटर की पानी की बोतल अपने साथ लेके चलना। जैसे ज्यादातर स्टूडेंट की आदत होती है पानी की बोतल लेके चलते हैं, उनको पता होता है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद हाइड्रेट करते रहना जरूरी, और कभी पानी की बोतल ले जाने से कोई टेस्ट सेंटर वाला नहीं रोकता। मेरी तो इससे भी खराब हालत थी, क्योंकि मैं मोटा ताजा आदमी हूं, मुझे थोड़ी देर में भूख भी लग जाती तो मैं तो अपने साथ खाने का भी सामान लेके जाता था। जब मैं मॉक टेस्ट देता था तो मॉक टेस्ट के दौरान ये रियलाइज किया कि आधा पेपर लिखते लिखते जो है यहाँ से अब वो जो ध्यान जो है वो क्वेश्चन से ध्यान इधर भटक जाए। मैंने बहुत मॉक में सोचा कि यार इसका तो कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। 2-3 बार मैंने किया कि टेस्ट के पहले राजेंद्र नगर के बढ़िया वाले छोले भटूरे खा के उसके बाद या टेस्ट दे दें, तो डकार पे डकार आए जाए ना, मसाले वाली डकार है। मैं कहा नहीं, खाना भारी खा के नहीं जा सकते तो डिस्टर्ब है, खाना हल्का खा के जाना चाहिए सुबह, तब मेरा सही था। हल्का खा के जाते हैं तो 10 बजे परीक्षा स्टार्ट थी, 11:30-12 बजे तक वो हल्का नाश्ता पच जाता है
फिर गुड़ भूख लगने लगती। मेरे इसका तो ये कई टेस्ट के बाद कैलिब्रेट किया कि नाश्ता तो हल्का ही करेंगे, नहीं तो नींद आती है, और कुछ ले जाते हैं हल्का फुल्का, बीच में भूख लगी तो खाएंगे। मॉक टेस्ट में तो कोई इतनी चेकिंग करता नहीं है, हमको मॉक टेस्ट के दौरान आदत लगी कि एक बिस्किट का पैकेट हम अपने साथ ले जाते थे, और जैसे एग्जाम में तो पेट जेब भी ऐसे फाड़ा, एक बिस्किट निकाली और लिखने लगे। और फिर इतनी आदत खराब हो गई थी कि यूपीएससी के एग्जाम में भी मैं रोज बिस्किट का पैकेट लेकर गया हूँ एग्जाम में, और रोज बिस्किट खा के एग्जाम देना पड़ा है मुझे। तो आप जैसे अपनी बॉडी को ट्रेन कर दो कि मेरे शायद किसी और लेक्चर में भी मैंने इस इंसिडेंट सुनाया था कि जब मैं यूपीएससी का एग्जाम दे रहा था तो मैंने वो बिस्किट का पैकेट निकाल के ऐसे टेबल पे रख दिया और उसके ऊपर रुमाल से उसको ढक दिया कि दिखे नहीं किसी को भी बिस्किट का पैकेट रखा है। और हर थोड़ी देर बाद जब हर एग्जाम में होता था 3-4 पेपर तक तो चल गए कि 2 पैक बिस्किट खा लेते थे। ऐसे का पेपर था या शायद सोशल ये किसी का पेपर था कि सडनली एग्जामिनर आके, और ये सेंटर भी यूपीएससी की बिल्डिंग में ही पड़ा था, और एग्जामिनर आके पास में खड़ा हो गया, क्या चल रहा है? अब मैंने कहा आज तो गए। मैंने तुरंत मैंने कहा सर सॉरी सर, बोले ले लूं मैंने कहा हाँ सर ले लीजिए। और उन्होंने 2 बिस्किट उठाया और वो चले गए। मैंने कहा बच गया, नहीं तो आज पता नहीं, क्योंकि हो सकता है ये रूल के अगेंस्ट हो कि खाना अंदर नहीं ले जा सकते। ये छोटी छोटी चीजें जो है ये आपको, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर ओन बॉडी एंड योर ओन माइंड। आपका शरीर और आपका दिमाग कब 100% एफिशिएंसी से काम करता है ना, ये समझना जरूरी है एग्जाम इन्वायरमेंट में कि कब आपका दिमाग, आपका हाथ, आपकी आंखें अपने बेस्ट पे रहती है। जैसे हम क्रिकेट का उदाहरण बार बार मैं इसलिए देता हूं, क्या बोलते हैं आज फॉर्म में, ये क्रिकेटर अपने फॉर्म में है, तो एग्जाम के दिन आप अपने पूरे फॉर्म में रहने चाहिए, दैट इज योर बेस्ट डे। उस दिन फॉर्म में खेलना बहुत जरूरी है। तो आप बेस्ट फॉर्म में कब रहते हो ये तो आप बार बार करके ही आपको समझ में आएगा। तो अगर एक परीक्षा अगर दोपहर 10 से 1 होती है तो हमको मॉक टेस्ट 10 से 1 देना चाहिए। अगर परीक्षा संडे को होती है तो मैं तो कहता हूं कि मॉक भी संडे को देना चाहिए। अगर परीक्षा दोपहर 2 से 5 होती है तो हमको मॉक 2 से 5 देना चाहिए। बिकॉज बॉडी क्लॉक के साथ साथ भी हमारा जो है, हमारा शरीर और हमारे दिमाग का एफिशिएंसी फर्क पड़ता है। आपका जो दिमाग का काम करने का स्पीड सुबह 6 बजे होती है, क्या वही स्पीड शाम को 6 बजे होती है? नहीं होती ना। क्या वही स्पीड रात के 9 बजे होती है? आप भी महसूस करते हैं ना कि दिन के अलग अलग समय पे खाना खाने के जस्ट पहले जो आपके दिमाग की स्पीड होती है, खाना खाने के जस्ट बाद के दिमाग की वही स्पीड होती है। खाना खाते ही आपके दिमाग की स्पीड स्लो या फास्ट, किसी की स्पीड स्लो हो जाती होगी, कईयों को दोपहर का खाना खाते ही नींद आती होगी, कईयों को खाना खाते ही एनर्जी आ जाती है, कईयों को चाय पी के नींद उड़ जाती है, कईयों को चाय पी के एनर्जी बढ़ जाती है। अलग अलग आपकी बॉडी यूनिक है, आपका माइंड यूनिक है। आपको अपने बॉडी और माइंड का ये पता होना चाहिए कि मेरा बेस्ट फॉर्म कब चलता है। ये भी टेस्ट की प्रैक्टिस से पता चलेगा। कई लोग जो है वो मॉक टेस्ट या घर पे जो है बेड पे बैठ के पढ़ते हैं। ज्यादातर लोअर मिडिल क्लास घरों में तो घर में कुर्सी टेबल वाला इतनी जगह ही नहीं होती कि बच्चे को पढ़ने के लिए कुर्सी टेबल की जगह हो, है ना। तो बेड पे पढ़ने की आदत रहती है, जमीन पे बैठ के पढ़ रहे हैं, पलंग पे पढ़ के ज्यादा 2 तकिए लगा लेते हैं ताकि किताब ऊपर आ जाए। ऐसे ही पढ़ा है हम लोगों ने। तो वो स्टडी टेबल, स्टडी चेयर कॉन्सेप्ट तो बहुत बाद में पता चला, लेकिन एक्चुअल एग्जाम जो है वो तो टेबल चेयर पे होगा। तो टेस्ट हमेशा टेबल चेयर पे बैठ के देने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि अगर पालथी मार के बैठने की आदत है, ये भी एक मेरे साथ एक दिक्कत है कि मैं पालथी मार के ही लिखता हूँ, पालथी मार के ही पढ़ता हूँ। आदत इतनी खराब है कि आज तक भी मैं अपने ऑफिस में पालथी, ऐसे क्या बोलते हो, आलथी पालथी, ये क्यों सी कमल मुद्रा जो होती है, पद्मासन सुखासन, उसमें ही बैठता हूँ अभी भी। तो मैं आज भी ऑफिस जाता हूँ तो सबसे पहले जूते उतारता हूँ और कुर्सी पे दोनों पैर करके ऐसे बैठ जाता हूँ। भरी मीटिंग में भी ऐसे बैठा रहता हूँ, क्योंकि मेरा उसी में दिमाग चलता है। पैर लटके लटके मुझे थोड़ी देर में जो है थकान होती रहती है। आदत हो गई, क्योंकि बचपन से बेड पे बैठ के पढ़े, कभी कुर्सी पे पैर लटका के पढ़ाई नहीं की। तो और ये वहां की कुर्सी पे इतनी जगह होनी चाहिए पैर ऊपर चढ़ाने की। मोटे आदमी को वैसी कुर्सी छोटी पड़ती है। प्रीलिम्स का एग्जाम देने जाओ, किसी सरकारी स्कूल में सेंटर पड़ेगा, उसमें छोटा सा, पता चले 4th क्लास में आपका सेंटर पड़ेगा, 4th क्लास का बेंच है छोटा सा, उसमें किसी तरह से घुस के एडजस्ट हो रहा है। बहुत ये छोटी छोटी चीजें जो है ये डिस्कम्फर्ट पैदा करती है। मैं नहीं कह रहा हूं कि इससे आपका एग्जाम में सिलेक्शन होगा, लेकिन ये आपको अनकंफर्टेबल कर देंगी। जैसे स्कूल की बेंचेस में पट्टियां लगी रहती हैं, उसमें बीच में गैप रहता है। अगर आप अपनी दफ्ती लेकर नहीं गए, कार्डबोर्ड लेके, तो ओमा शीट करते हैं तो गैप में कलम घुसी तो फट गया। इससे एग्जाम सिलेक्शन में मदद तो नहीं होगी, लेकिन रुकावट जरूर हो सकती है। तो ऐसी हर छोटी चीज का प्रैक्टिस तब होगी जब आप बार बार मॉक टेस्ट दोगे। अपने शरीर को भी कि हम
उस टाइम पे, जिस टाइम पे टेस्ट होता है, उस समय मेरा माइंड और मेरा बॉडी मोस्ट एक्टिव है। जो भी आप आजकल भी टाइम वही होगा मेरे ख्याल से 10 से 1 ही होता होगा एग्जाम, है ना। ये उसी तरह से आपने जितना कुछ पढ़ा है, आपका दिमाग भी 100% एफिशिएंसी पे रहे। तो आपको टेस्ट देने से पहले ये भी अभ्यास करना होगा कि आप अलग अलग आप कॉम्बिनेशन ट्राई कीजिए कि अगर आप टेस्ट की एक रात पहले रिवीजन करके जाते हैं तो आपको कितना याद रहता है। आप एग्जाम हॉल में घुसते घुसते भी पढ़ते हुए जाते हैं तो आपको कितना याद रहता है। और अगर आप रिलैक्स होकर सो जाते हैं, कुछ नहीं करते, सीधे उठते के जाते हैं और एग्जाम देते हैं, तो कैसा परफॉर्म करते हैं। ये करके देखिए, ये सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करके देखिए मॉक में। कुछ लोग की आदत होती है कि वो किताब जो है लेते 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 मतलब वहां तक भी जो है वो पेपर पढ़ते पढ़ते सर 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 वहां तक भी, मतलब ये आखिरी चीज भी। कुछ लोग आप देखोगे कि एकदम एग्जाम टेस्ट के दिन एक हाथ में कलम लेते हुए टहलते हुए घुसते हैं और निकल आते हैं। ये अब आपको पता होना चाहिए कि आप पे क्या स्ट्रेटजी काम करती है। वेदर यू वांट टू, आपको लास्ट मिनट रिवीजन करने में ज्यादा फायदा होता है या आप ठंडे दिमाग से बिना किताब कॉपी हाथ में लेके जाते हो बिना नोट्स, तो अच्छा रहता है। देख लेना चाहिए। जैसे मैंने महसूस किया कि मैं प्रीलिम्स में बिल्कुल कुछ नहीं लेके जाता था। मैं ठंडे दिमाग से, मेरी स्ट्रेटजी मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं एग्जाम से एक रात पहले 8 साढ़े 8 बजे सो जाता हूँ तसल्ली से, और सुबह कुछ नहीं पढ़ता हूँ। क्योंकि सुबह जो पन्ना खोलता था, अरे यार ये तो याद ही नहीं है। अब जो है पूरा जो कॉन्फिडेंस है वो सुबह सुबह 8-9 बजे डाउन। अब उसी लो कॉन्फिडेंस में आप हॉल में घुसते थे। 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने कहा मैं पढ़ूंगा ही नहीं सुबह। ये मान लेता हूँ कि जो मैंने पढ़ा सब याद है, मैं सुबह कुछ नहीं खोलूंगा, उठूंगा आराम से तसल्ली से, नाश्ता करूंगा, बिस्किट का पैकेट, पानी की बोतल, पेन उठाऊंगा और मॉक टेस्ट के सेंटर में चला जाऊंगा। एंड मेरे कहा ये मेरा, मैं इसमें अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, और किसी से नहीं पूछूंगा कि क्या पढ़ गया है। दूसरा, फिर जैसे 2 पेपर होते थे जब मैं प्रीलिम्स देता था, अभी भी 2 होते हैं, सीसेट होता है, तो बीच वाले गैप में लोग कुछ आते क्या करते हैं, पिछले वाले पेपर को डिस्कस करते हैं, इसका क्या किया तुमने, मैं तो अरे यार ये तो गलत है, इसका तो ये अब ले हो गया, वो तो गया, वो टेस्ट तो निकल गया। अब बोले यार ये तो मेरा पेपर 1 ही नहीं होगा, पेपर 2 देने क्या मतलब, तो पेपर 1 होगा ही नहीं। तो पता चला कि पेपर 1 तो अच्छा गया था, पेपर 2 आपने उस लो कॉन्फिडेंस के चक्कर में अपना खराब कर लिया। तो फिर मैंने ये तय किया कि मैं मॉक टेस्ट देते देते कि ये जो बीच का लंच ब्रेक है ना, इसमें एग्जाम सेंटर से निकलते तीर की तरह भागूंगा कि कोई पूछ न ले कैसा गया। सीधे खाना खाने जाऊंगा और फिर टेस्ट के टाइम पे ही अंदर घुसूंगा। और ये फिर एक्चुअल एग्जाम में भी ये दिखा कि जैसे टेस्ट देके निकला, तुरंत अपना थैला उठाया और सेंटर से बाहर मैदान में बैठे अपना टिफिन खाया, और जब घुसने का टाइम हो तो घुस गया। किसी से नहीं पूछना कि तुम्हारा कैसा हुआ, मेरा कैसा हुआ, नहीं बताना। मैंने कहा ये करने से मेरा अगला पेपर खराब हो जाता है। ये सारी प्रैक्टिस और रिहर्सल जो है, ये आपके अपने दिमाग की भी रिहर्सल होती है कि आपका दिमाग ये बार बार खुद को कि मुझे किस सिचुएशन में मेरा दिमाग बेहतर परफॉर्म करता है, किस सिचुएशन में मेरा दिमाग की परफॉर्मेंस कम हो जाती है। ये बार बार टेस्ट देके होगा, मतलब साल भर में 50 टेस्ट तो कम से कम आप दे ही सकते हैं। हर हफ्ते नहीं दे पाते तो कम से कम 15 दिन में एक बार तो देना ही चाहिए। कुछ टेस्ट आप फुल टेस्ट इन्वायरमेंट में दे दो जिसमें आप सब कुछ चेक कर रहे हो, कुछ टेस्ट आप थोड़ा सा तसल्ली से दे दो कि आराम से बेड पे बैठ के रात में ही दे दिया कि केवल ये चेक करने के लिए मैं कितना कर पा रहा हूँ। सेकेंड स्टेज जो है टेस्ट देने के साथ साथ, वो जो सब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग कम करते हैं, जो मैंने महसूस किया, वो है इस टेस्ट की एनालिसिस। एनालिसिस करनी चाहिए टेस्ट की। आप जब भी टेस्ट दो और टेस्ट हो तो आपका एक टोटल स्कोर आएगा, है ना, कि आपको टोटल इतने मार्क्स मिले। अब आप जैसे पता नहीं आजकल एग्जाम मान लो 100 का मार्क्स होता है और आपने टेस्ट दिया और आपको 58 आए, ठीक है। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो टेस्ट आप दे रहे हो उसमें कट ऑफ का क्या ट्रेंड चल रहा है। कट ऑफ 70% जाता है कि 80% जाता है कि 50% जाता है, तो आप कट ऑफ से कितना नीचे हैं ये आपको हर टेस्ट के बाद पता होना चाहिए। जैसे अगर मुझे एमपीपीएससी का याद है क्योंकि मैं 2-3 साल से एमपीपीएससी के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो कट ऑफ 68-70% के आसपास आता है। तो अगर आपका 70% से कम आ रहा है मतलब अभी आपके चांसेस कमजोर हैं, और अगर 70% से अधिक आ रहा है तो आपके चांसेस है कि आप प्रीलिम्स निकाल लो। दूसरा, बट इतने एनालिसिस पे रुक नहीं सकते। दूसरे एनालिसिस, मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करूं प्रीलिम्स की, दूसरे एनालिसिस क्या करनी चाहिए, आपने कितने क्वेश्चन कंफर्म होके टिक किए थे
और वो सही हुए या गलत हुए, कितने क्वेश्चन आपने गेस किए थे वो सही हुए या गलत हुए। तो आपको टेस्ट देते समय भी पता होना चाहिए कि आप कंफर्म होके मार रहे हो कि गेस मार रहे हो। और ये सब याद नहीं रहता, नेवर ट्रस्ट योर मेमोरी। मैं जब एग्जाम देता था तो जैसे कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ABCD, मैंने क्वेश्चन पढ़ा और मुझे इसका आंसर 100% कंफर्म है कि इसका आंसर बी है, तो मैंने बी पे गोला लगाया और इसके आगे मैंने एक निशान बना दिया ऐसे करके स्टार। तो मैंने मेरे अपने कोड थे कि अगर मैंने इस पे ये निशान बनाया मतलब मैंने ये कंफर्म होके मारा है। तो मैं सिंपल निशान की एक में डॉट लगाता था, जिसमें मैंने डॉट लगाया तो मैंने कंफर्म होके मारा है क्वेश्चन। एक में मैं क्वेश्चन नंबर को घेर देता था, जिसको मैंने घेर दिया मतलब मुझे डाउट था, है ना। मैं इसमें एक में जो है मैं क्रॉस करता था क्वेश्चन को कि मतलब मैंने भगवान का नाम लेके मारा है, देखता हूं सही होगा कि नहीं। तो ये भी एनालिसिस होती थी कि मैंने कितने क्वेश्चंस कंफर्म, 100 क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट किए तो कितने क्वेश्चंस मैंने कंफर्म होके किए, कितने क्वेश्चन में मुझे डाउट था, कितने क्वेश्चन मैंने आंख मूंद के गेस मारा है। और फिर जब एनालिसिस स्कोर आता था तो ये देखता था कि मेरे जो कंफर्म वाले थे, जैसे अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 में से हो सकता है कि मैंने कंफर्म वाले 30 मारे हों, डाउट वाले 40 मारे हों और गेस वर्क पे 30 मारे हों। फिर इसमें एनालिसिस करना है कि जो मैंने जिसको मैं सोच रहा था कि कंफर्म है उस 30 में मेरा कितना स्कोर आया है। क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि मुझे सही याद है, लेकिन पता चले उस 30 क्वेश्चन जो मैंने कंफर्म सोच के मारे उसमें मेरे 10 ही सही हुए, यानी कि मुझे याद गलत रहता है, मेरा अपना कॉन्फिडेंस गलत है। और मैं जिसको मैं गेस वर्क करके 30 मार रहा हूं उस 30 में पता चले मेरे 25 सही हो रहे हैं। तो ये बार बार देके इसकी एनालिसिस में कम से कम 1-2 घंटा दिमाग लगाना चाहिए हर टेस्ट के बाद। हम लोग क्या करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, लास्ट में टोटल करते हैं इतना आया और फिर निकल जाते हैं कि चाय पी के आते हैं। ये एटीट्यूड सही नहीं है। टेस्ट देने के बाद चाय पी के आओ, उसके बाद बैठ के 1 घंटा एनालिसिस करो कि आज के टेस्ट में मेरा क्या परफॉर्मेंस रहा। ये तो हुआ कि कंफर्म, गेस और इस पे दूसरा सब्जेक्ट वाइज कि मैंने हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन थे इस टेस्ट में, 10 थे, हिस्ट्री में मैंने 10 में से कितने सही किए। ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी के मेरे कितने सही हुए, इकोनॉमी से कितने सही हुए। तो आपको सब्जेक्ट वाइज आपकी स्ट्रेंथ पता चलेगी कि मेरा इस सब्जेक्ट में ज्यादा सही हो रहा है, इस सब्जेक्ट में। करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन थे, एमपी जीके का कितने क्वेश्चन थे, एमपी जीके में मेरे कितने सही हुए। ये एक कागज पे आपको लिख के ये करना चाहिए, तब आपके पास डेटा इकट्ठा होता जाएगा। 10 टेस्ट 5 टेस्ट दोगे तो आपके पास एक डेटा इकट्ठा होता जाएगा कि मैं हिस्ट्री में लगातार इतने ही परफॉर्मेंस पे कर रही हूँ, ज्योग्राफी पे मेरा परफॉर्मेंस इससे ऊपर नहीं जा रहा है। तो कुछ टेस्ट के या तो आप प्रयास करोगे सुधारने का, या कुछ टेस्ट के बाद आप अपनी नियति को मान लोगे कि मैं ज्योग्राफी में लल्लू हूँ, कुछ भी कर लेता हूँ, ज्योग्राफी के सवाल गलत होते हैं। जैसे मेरे साथ था, मैंने कहा कि ज्योग्राफी मेरा गलत ही होता है, अब छोड़ दो इसको, कुछ नहीं कर सकते इसमें, भगवान ने तुम्हें श्राप दिया कि ज्योग्राफी तुमसे सही नहीं होगा, अब इस पर सब प्रयास करके देख लिए। इकोनॉमिक्स में भी ऐसा ही था कि कुछ भी करते, मैंने कहा इकोनॉमिक्स क्यों गलत हो जाता है। तो ये रियलिटी चेक मिल जाता है आपको, ये एनालिसिस आपकी होनी चाहिए और हर बार देखना चाहिए कि पिछले परफॉर्मेंस, पिछले टेस्ट से इस टेस्ट में मेरा इंप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ। इतनी देर से मैं आपको 1 घंटे से मैंने पढ़ने के बारे में कुछ नहीं बताया, पिछले 1 घंटे में मैंने कैसे पढ़े इसके बारे में कुछ नहीं बताया। मैं केवल ये बता रहा हूं कि परीक्षा कैसे दे, क्योंकि पढ़ना मुझे नहीं आता है, मुझे परीक्षा देना था। परीक्षा देने में बहुत बड़ा स्टार हूं मैं, कोई भी परीक्षा करवा लो, मैं 1-2 महीने के अंदर वो परीक्षा टॉप करके दिखा दूंगा। परीक्षा देना एकदम अलग स्किल सेट है ना। एग्जाम क्रैक करना एक स्किल है जिसका आपके ज्ञान से, नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। मैं ऐसा नहीं कि मैं पढ़ने में बहुत लल्लू हूँ, मैंने पढ़ाई में 10वीं में मेरे अच्छे नंबर आए, 12वीं में भी नंबर अच्छे आए हैं, मैं जो पढ़ता हूँ समझ भी सकता हूँ। लेकिन एक 10वीं 12वीं निकालने के बाद, 12वीं में अच्छे नंबर आने के बाद मेरा एक बार में आईटी में नहीं हुआ, क्योंकि आईटी का अलग तरह का एग्जाम है। एक बार में मेरा आईएएस में भी नहीं हुआ, चौथी बार में हुआ। तो वो करते करते पता चला कि मेरी क्या गलती है, क्या इंप्रूव करना चाहिए। और आईआईटी अलग तरह का एग्जाम था, इंजीनियरिंग, यूपीएससी एक अलग तरह का एग्जाम था, इसके दोनों के पैरामीटर्स अलग थे, दोनों का स्टाइल अलग था। या खेल की वजह में दोनों गेम अलग थे। टेस्ट मैच में अच्छा खेल लो तो जरूरी नहीं कि 2020 में भी अच्छा ही खेलोगे, 2020 में अच्छा खेलते हो तो जरूरी नहीं कि टेस्ट मैच में भी अच्छा ही खेलोगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका गेम कैसा है, आपकी स्टाइल क्या है, आपकी जो स्टाइल है उससे आप परफॉर्म कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। तो मैं इसके बाद कि आपका अटेंशन स्पैन खत्म हो जाए 1 घंटा, क्योंकि हो गया मुझे बोलते हुए, मैं
इतनी समरी आपको कहूंगा कि स्ट्रेटजी में कि पहली कि पढ़ने से ज्यादा टेस्ट देने पर फोकस कीजिए कि आप टेस्ट कैसे दे पा रहे हैं और टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस क्या है। दूसरी बात कि अपनी टाइम टेबल में एक दिन टेस्ट देने के लिए जरूर रखिए, एक दिन आप टेस्ट देंगे ही। और टेस्ट, तीसरी बात ये कि टेस्ट देते समय जो एक्चुअल टेस्ट होता है जिस एनवायरनमेंट में, जिस माहौल में, अपने आप को, अपने शरीर और दिमाग को आप उसी एनवायरनमेंट में रख के वैसा ही टेस्ट दें। और टेस्ट देने, चौथी बात और आखिरी बात है कि टेस्ट देने के बाद आप उसको एनालाइज करें कि आप उसमें कैसा कर रहे हैं। तब आप एक्चुअल टेस्ट के लिए, जो असली मुख्य परीक्षा है, उसके लिए आप अपने आप को तैयार करते हैं। अब तो फिर थोड़ा सा एक मेंटल ब्रेक लेते हैं और हम बात करते हैं कि हम कैसे पढ़ें कि हमको एग्जाम में काम आए। ठीक है, पढ़ना तो हम सभी जानते हैं, है ना। हम लोग अभी कैसे पढ़ते हैं, पहले समझते हैं कि हमारा दिमाग, अपने दिमाग को समझते हैं, हमारा दिमाग कैसे चलता है, हमको याद कैसे रहता है, पहले मेमोरी को समझते हैं। आप में से कितने लोग अपने घरों में आरती करते हैं? कौन सी वाली आरती याद है? ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे का तीसरा वाला स्टैंजा किसको याद है? किसी के याद? ठीक, नहीं कोई बात नहीं, सच। अच्छा, जो ध्यावे फल पाए, कष्ट हरो देवा स्वामी। ये आरती में पता है क्या करते हैं? दो लाइन की आरती होती है। पहला वाली लाइन एक बार बोलते हैं, फिर दूसरी वाली लाइन के बाद स्वामी या मैया या देवी कुछ लगाते हैं,